हेलो एस्पिरेंट्स, आई होप आप लोग सब बहुत बढ़िया हैं और बहुत सेफ हैं। और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। फंडामेंटल राइट्स को मैंने आगे FR शॉर्ट फॉर्म में लिखा है और DPSP को DPSP मैंने बोल ही दिया। तो ये प्रेजेंट कर रही हूँ मैं कोचिंग क्लासेस बाय ऐश की तरफ से, और लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, मेरी टारगेट ऑडियंस है लॉ स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स ऑफ जुडिशियल सर्विसेज, UGC नेट एस्पिरेंट्स एंड एनीवन हु वांट्स टू नो अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन लॉ। आप सबका बहुत 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 ही ज़्यादा स्वागत है। स्टार्टिंग फंडामेंटल राइट्स। देखिए, इस चैप्टर में, इस लेसन में मैं बोलूँगी क्योंकि फंडामेंटल राइट्स और DPSP बहुत वास्ट है, तो मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स बनाए हैं जिससे आप लोग को बहुत इजी होगा याद करने में। आज फंडामेंटल राइट्स लेके चल रहे हैं, लेके चल नहीं रहे मतलब इसमें समझाएंगे। तो कुछ ये पॉइंट्स हैं जो मैं चाहती हूँ कि चैप्टर की शुरुआत में ही आप लोग रट्टा मार लें। पहला, आर्टिकल 12 से 35 कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट से डील करता है, ठीक। दूसरा, ये बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं जो कि सारे सिटीजन्स को मिलते हैं। और तीसरा, फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट्स होती हैं सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। ये तीन चीज़ें आप रट्टा मार लें, आपका जीवन अनंतमय आनंदनीय हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब फंडामेंटल राइट्स किन को अवेलेबल हैं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो है यूजुअली पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो हमेशा है इसका आना ही आना है, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि फंडामेंटल राइट्स किसको अवेलेबल है और किसको नहीं अवेलेबल है। तो मैं किस दिन काम आऊँगी दोस्तों, मैंने आप लोग के लिए मेंशन कर दिया है। अब देखिए, आप चाहिए तो इसको जो है होल्ड पे लगा दीजिए, मतलब ये जो लेसन है इसको पॉज करके ये कहीं नोट डाउन कर लीजिए। और अगर आप रट्टा मारने में बहुत एक्सपर्ट हैं तो ऑब्वियसली ये आपके लिए है। पहला, फंडामेंटल राइट्स गारंटीड अंडर द आर्टिकल 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27 एंड 28। दीज आर अवेलेबल टू ऑल पर्सन्स, ठीक, वेदर वो सिटीज़न हो या वो फॉरेनर हो। फिर से सुन लीजिए एक बार, 14, 20, 21, 21A से लेके 28 तक ये सारे लोगों को अवेलेबल हैं और ये फंडामेंटल राइट्स में ही आती हैं। ऑब्वियस सी बात है, अभी मैंने बताया, ठीक, ये सबको अवेलेबल है। दूसरी चीज़ नोट डाउन करने वाली है, कौन से आर्टिकल्स हैं जो केवल और केवल सिटीजन्स ऑफ इंडिया को अवेलेबल हैं। वो हैं आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30, ठीक। अब हल्का सा आपको ब्रीफ दे देती हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाती हूँ कि 14, 20, 21, 21A से लेके 28 में क्या है। 14 आपका है इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक। 20 है आपका प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। 21 है आपका प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। 21 है आपका राइट टू एजुकेशन, ठीक। 22 है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन कुछ कुछ केसेस में। 23 है आपका प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स और फोर्स लेबर। 24 है आपका प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। 25 है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस, प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। 26 है आपका फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। 27 है फ्रीडम टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस। और 28 है अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक। ये सारे जो हैं ये सबको अवेलेबल हैं। फंडामेंटल राइट्स 15, 16, 19, 29 और 30 ये केवल सिटीजन ऑफ इंडिया को हैं। तो ये कौन से हैं आर्टिकल्स, ये देख लेते हैं। 15 आपका है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। 16 है आपका इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। 19 है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टन राइट्स रिगार्डिंग टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, पता ही होगा, सुना ही होगा न्यूज़ अगर देखते हैं। 29 है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, अगेन इम्पोर्टेंट एंड बहुत बार पूछा जाता है। और 30 है राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ये तीन जो हैं ये पूछे जाते हैं अक्सर, ठीक। तो ये जो है केवल सिटीजन्स ऑफ इंडिया को मिलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई सिटीज़न ऑफ इंडिया कौन है, तो ये भी हम आपके लिए लेके आए हैं। सिटीज़न ऑफ इंडिया जो है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो है एवरी पर्सन हु वॉज एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि 26 जनवरी 1950 को आया, डोमिसाइल्ड इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड
जो इंडिया में पैदा हुआ है, हु वॉज बोर्न इन इंडिया, आइदर ऑफ हुज पेरेंट्स वर बोर्न इन इंडिया, दोनों माँ बाप में से कोई एक भारत में जन्मा हो, who has been ordinarily resident of India for not less than 5 years and became the citizen of India. ठीक, एक बार पॉज करके आप चाहें तो कहीं नोट डाउन कर सकते हैं, आपके लिए लिख दिया है मैंने. अब फंडामेंटल राइट्स टोटल 6 होती हैं. ठीक, कौन कौन सी? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. ये 6 फंडामेंटल राइट्स हैं. एलएलबी स्टूडेंट्स, आपके लिए स्पेशल टिप, इसको नोट डाउन कर लीजिए प्लीज़. फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल राइट्स क्यों कहा जाता है? पहला, क्योंकि ये इंश्राइंड है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो उनको गारंटी करता है. और दूसरा, ये जस्टिशिएबल है, यानी इन्फोर्सेबल है कोर्ट के थ्रू. ये मैंने पहले भी बताया था. यानी इसका मतलब ये कि अगर वॉयलेशन होता है फंडामेंटल राइट्स का, तो आप कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं. अब आप कहेंगे कि किसी भी राइट का फंडामेंटल राइट नहीं, अगर हमारे किसी लीगल राइट का भी वॉयलेशन हो गया तो क्या हम नहीं कर सकते कोर्ट को अप्रोच? बिल्कुल कर सकते हैं भाई साहब. लेकिन जब फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन होता है तब आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं. लेकिन जब आपके लीगल राइट्स का वॉयलेशन होता है तब आपका एक रूल बना हुआ है कि आप नीचे वाले कोर्ट से, सबसे निचले कोर्ट से स्टार्ट करेंगे, फिर जाके 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 कहीं आप जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे. और फंडामेंटल राइट्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में की जा सकती हैं. मतलब कि दोनों के पास पावर है. हाई कोर्ट में जाएंगे 226 में और सुप्रीम कोर्ट में 32 में. अब आते हैं राइट टू प्रॉपर्टी. तो जो पुराने लोग होंगे, पुराने स्टूडेंट्स हैं या जो अभी स्टूडेंट्स हैं जो थोड़े जागरूक रहे हैं, उनको पता होगा कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो पहले फंडामेंटल राइट था, लेकिन उसको हटा दिया गया था 44th अमेंडमेंट में. 44 में हटाया गया था. ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट यूजीसी का क्वेश्चन है यार, पूछा ही जाता है. तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में राइट टू प्रॉपर्टी हटा. तो अब राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन ये लीगल राइट तो है ही है. तो पहले फंडामेंटल राइट था, मैंने बता दिया, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हटा है. और इसको हटाने का जो रीज़न था वो ये था कि इट वाज प्रूविंग टू बी अ हिंड्रेंस टुवर्ड्स द गोल ऑफ सोशलिज्म एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग वेल्थ इक्विटेबली अमंग द पीपल. अब आते हैं फंडामेंटल राइट. अभी मैंने बताई थी आपको 6 होती हैं. अब मैंने उनको उनके आर्टिकल के सहित मेंशन कर दिया है, तो आप लोग इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं आर्टिकल्स के साथ कि कौन से फंडामेंटल राइट जो हैं वो कौन से आर्टिकल में कहाँ से कहाँ तक मेंशन है. तो राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से 18, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23-24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 to 30 और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 to 35. अब फीचर्स क्या होते हैं फंडामेंटल राइट्स के? तो फंडामेंटल राइट्स आर डिफरेंट इन अ व्यू दैट इफ अ लीगल राइट इज वायलेटेड one has to start from the lowest court, but if a fundamental right is violated one can directly approach the supreme court. पहले ही बता दिया मैंने, दोबारा से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है. अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे. दूसरा पॉइंट कहता है फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट राइट्स, दे हैव रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस विच मीन्स दे आर सब्जेक्ट टू कंडीशंस ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, पब्लिक मोरालिटी एंड डिसेंसी एंड फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन कंट्रीज. ठीक, यानी फंडामेंटल राइट्स जो है वो आपकी एब्सोल्यूट राइट्स नहीं होते. ये मैं फीचर्स बता रही हूँ, ध्यान रखिएगा इसको. यानी इन पे कुछ अगर स्टेट सिक्योरिटी है या पब्लिक मोरालिटी है या ये सारी कंडीशंस लगती हैं तो इस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हो सकते हैं, जो कि होते भी हैं. फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो नेशनल इमरजेंसी जब होगी तो उनको सस्पेंड किया जा सकता है, लेकिन दोस्तों जी हाँ, आर्टिकल 20 और 21 सस्पेंड नहीं हो सकता है. आर्टिकल 20 है आपका प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस और आर्टिकल 21 है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. तो जब नेशनल इमरजेंसी होती है एफआर जो है सस्पेंड हो जाते हैं, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 जिंदा रहते हैं. फिर आते हैं लास्ट पॉइंट पे. फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट बाय अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बट ओनली इफ द अमेंडमेंट डज नॉट ऑल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये लाइन बहुत सुनी होगी, इसको मैं अलग लेसन में लूँगी जिसमें केस लॉज लेके आऊँगी. तो
आज के लिए मैंने आप लोग को बताया कि फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, उनको फंडामेंटल राइट्स क्यों बोलते हैं, फंडामेंटल राइट्स के फीचर्स क्या हैं, फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से होते हैं और कौन से आर्टिकल के साथ उनको मेंशन करते हैं। और भी मैंने बहुत कुछ बताया इंपॉर्टेंट, हाँ ठीक है, तो वो सब आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये था लेसन नंबर 1। इसमें मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स का ब्रीफ दे दिया है कि भाई फंडामेंटल राइट्स कैसे आए, कहाँ से आए, कितने थे, कौन हटा, कब आया, कब गया, वो सब मैंने बता दिया है। अब नेक्स्ट लेसन में हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल 15 to 35 के, जो मैंने आर्टिकल्स दिखे थे उनकी इन डेप्थ नॉलेज कि हर एक आर्टिकल में क्या है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है। अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, अभी बताया ना बेसिक स्ट्रक्चर को अल्टर नहीं करना चाहिए, तो बेसिक स्ट्रक्चर के कुछ केस लॉज हैं जो एलएलबी वाले बच्चे हैं या जितने भी सब लॉ ही वाले होंगे जो देख रहे होंगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा गोलकनाथ वाला, कृष्णानंद भारती वाला, वो सब हम लेके आएंगे आपके लिए। और डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स आएगी, ऑब्वियसली बात है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी भी आ ही जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हम आपको नेक्स्ट लेसन में लेके आएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। एंड यस पीपल, आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग यार। और सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही रहे हैं, सो थैंक यू वेरी मच, लाइक भी करिए एंड थैंक यू फॉर योर वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल कमेंट्स। और आई एम ऑल्सो अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, और मेरी इंस्टा की आईडी है __एस्परर। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, डीएम भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन और क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला हुआ है, उसमें बिल्कुल मेंशन करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ एंड हंसने में क्या जा रहा है, कीप स्माइलिंग।